राष्ट्र वंदना के लिए आप सभी से निवेदन है कि अपने स्थान पर एकाग्रचित्त खड़े होकर के राष्ट्रगान करेंगे। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। आज इस सभागार में हम जिन महाविभूति के पुण्यतिथि पर श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए उपस्थित हुए हैं, उन्होंने न केवल हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी को जन्म दिया है, अपितु उनके सिद्धांतों एवं मूल्यों को निरंतर पथ प्रदर्शन भी किया है। आदरणीय श्रद्धेय श्री हीराबेन मोदी जी के प्रथम पुण्यतिथि के अवसर पर हम सभी यहाँ उपस्थित हुए हैं। आप सभी सुधीजनों का हार्दिक अभिनंदन। सर्वप्रथम दीप प्रज्वलन की श्रृंखला में विशिष्ट अतिथियों से निवेदन है कि वे मंच पर आकर के दीप प्रज्वलित करें। ओम चंद्रमा मनसोर्जात चक्षोः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। आदरणीय श्री श्याम जाजू जी से निवेदन है कि माँ हीराबेन को पुष्पांजलि समर्पित करें। इस श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित विशिष्ट अतिथियों के रूप में डॉक्टर अदिशा सी अग्रवाल जी, प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन से निवेदन है कि वे अपना मंच पर आकर के स्थान ग्रहण करें। प्रोफेसर जगदीश मुखी जी, माननीय पूर्व श्री श्याम जाजू जी, पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष
भारतीय जनता पार्टी से निवेदन है कि वो मंच पर आकर के अपना स्थान ग्रहण करें। श्रीमती योगिता जी, स्टेट प्रेसिडेंट महिला मोर्चा बीजेपी से निवेदन है कि वो मंच पर आकर के अपना स्थान ग्रहण करें। श्री नील दमन खत्री जी, पूर्व एमएलए नरेला दिल्ली से निवेदन है कि वो अपनी गरिमामय उपस्थिति यहाँ प्रदान करें। आज इस निर्वाण दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ एकत्रित आप सभी सुधीजनों का हार्दिक अभिनंदन। हमारा परम सौभाग्य है, प्रोफेसर दिव्या तंवर जी से निवेदन है कि वो आकर के मंच ग्रहण करें। आज परमोत्कर्ष का दिन है कि हम एक ऐसी महान विभूति की श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित हुए हैं। अपनी चेतना को अपने श्रेष्ठतम कर्म करने के पश्चात परब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा में विलय करने की प्रक्रिया को निर्वाण कहा गया है। श्रीमद् भागवत में कहा गया है, आरब्ध कर्म निर्वाणो न्यापतत पांच भौति कहा। इसलिए ऐसी श्रद्धेय माँ श्री हीराबेन मोदी जी के इस श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित होने का हमें सौभाग्य मिला है। तो इसी संदर्भ में आप सभी से निवेदन है कि 1 मिनट माँ हीराबेन की श्रद्धांजलि के लिए खड़े होकर के मौन अवस्था धारण करें। ओम शांति शांति शांति। श्री नरेंद्र मोदी अध्ययन केंद्र एवं SPWD तथा अमृतकाल नील ग्लोबल फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित इस कार्यक्रम में मनसा वाचा कर्मणा माँ हीराबेन को श्रद्धांजलि के लिए हम सभी उपस्थित हुए हैं। तो इसी क्रम में इस संस्था के अध्यक्ष श्री प्रोफेसर जसीम मोहम्मद, जो कि आपको परिचयात्मक टिप्पणी के रूप में उपस्थित होकर के इस कार्यक्रम की रूपरेखा प्रस्तुत करेंगे। श्री नरेंद्र मोदी अध्ययन केंद्र आज हमारे समक्ष बौद्धिक उत्कृष्टता के एक प्रतीक के रूप में खड़ा है। यह संस्था आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विचारों एवं आदर्शों के साथ राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर चर्चा को आकार देने वाली एक महत्वपूर्ण संस्था है। अपने प्रारंभ में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के 500 वर्ग गज भूमि से प्रारंभ प्रोफेसर जसीम मोहम्मद द्वारा संचालित यह संस्था शैक्षणिक जगत में निरंतर व्यापक रूप में शिक्षकों, छात्रों, शोध छात्रों तथा समाज के विभिन्न बुद्धिजीवी वर्गों के विचारों तथा अनेक विश्वविद्यालयों में कार्यशालाओं, संगोष्ठियों तथा को संचालित करती आ रही है, जो कि परम वैभवन ने तुम्हें तत्स्वराष्ट्रम, इस राष्ट्र को परम वैभव की ओर ले जाने के लिए एक अग्रणी भूमिका के में कार्यरत है। तो निवेदन है प्रोफेसर जसीम मोहम्मद जी से कि वो आकर के कार्यक्रम की परिचयात्मक टिप्पणी प्रस्तुत करें। सबसे पहले आज प्रोग्राम के लेट होने पे और मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि आज जाम भी दिल्ली में अच्छा खासा लगा हुआ था। मैं अपनी बात शुरू करता हूँ। जय हिंद। नरेंद्र मोदी अध्ययन केंद्र सोसाइटी फॉर प्रमोशन ऑफ वेस्टलैंड डेवलपमेंट
एवं अमृतकाल नील ग्लोबल फाउंडेशन नई दिल्ली के संयुक्त तत्वावधान से आज का ये कार्यक्रम, और आज का ये ऐसा कार्यक्रम है, मुझे लगता है कि पूरे विश्व में दिल्ली में हम ही लोग इसको मना रहे हैं। मैं आज के मुख्य वक्ता आदरणीय श्री श्याम जाजू जी, कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर आदिश सी अग्रवाल जी, जो प्रेसिडेंट हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के, हमारी आदरणीय बहन श्रीमती योगिता सिंह जी, और इस कार्यक्रम के रूपरेखा में शामिल होने के लिए और मेरे बड़े भाई श्री नील दमन खत्री जी का मैं बहुत शुक्रगुजार हूं और स्वागत भी कर रहा हूं कि वो इस कार्यक्रम में अपना समय दिया। नरेंद्र मोदी अध्ययन केंद्र पिछले 17-18 महीने में दिल्ली में अपने, ख़ासतौर से हम यहीं पे प्रोग्राम करते हैं नीचे मल्टीपर्पज़ हॉल में, सिर्फ कार्यक्रम की शक्ल हमने नहीं दिया है, हमने इसको एक विचार के रूप में इस काम को बहुत, जिस व्यक्ति के नाम से ये संस्था है उस व्यक्ति की प्रतिष्ठा, उस व्यक्ति का मर्यादा, चीज़ों को लेके हम बहुत ही धीरे धीरे गति से, बहुत आहिस्ता गति से हम ये कार्य करते हैं, क्योंकि बहुत सारा काम रोज़ाना सुबह शाम बहुत सारा कार्यक्रम सर हम कर सकते हैं, लेकिन हम इसकी गति बहुत जल्दबाजी से या बहुत गति से हम जाना नहीं चाहते, क्योंकि रिसर्च जो है, जो यह शोध का कार्य है, वो उसका काम बहुत धीमे होती है। और एक नरेंद्र मोदी अध्ययन केंद्र जो हमारे सोच है, क्योंकि पिछले दिनों मोदी जी ने अपने 1000 साल के एक सोच को उन्होंने दर्शाया। हम चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी अध्ययन केंद्र भारत के हर डिस्ट्रिक्ट में एक 1100 गज ज़मीन के साथ एक थिंक टैंक की शक्ल ले। इसी सोच को लेके और इसी विचार को लेके हम कार्य कर रहे हैं। बहुत से कार्य जो हम कर रहे हैं और जो रोज़ रिसर्च पे हम काम करके ला रहे हैं, उसकी गति अभी समय पे थोड़ा सुस्त है, लेकिन वो काम बहुत अहम है भारत राष्ट्र निर्माण के लिए। दूसरी अहम बात, आज हम माँ हीराबेन मोदी जी की प्रथम पुण्यतिथि के मौके पे यहाँ बैठे हैं, सब लोग आए हैं। मैं क्यों ये प्रथम पुण्यतिथि मनाने को सोच रहा था, क्योंकि 18 जून, आदरणीय श्याम जाजू जी, आपको बताना चाहूँगा कि 18 जून 2022 को मोदी जी ने एक ब्लॉग लिखा था। ब्लॉग 2 शेप में थी, एक तो प्रधानमंत्री के वेबसाइट में और दूसरे शेप थी कि उसको न्यूज़ की शक्ल में PIB ने जारी किया था। जब आप ब्लॉग को पढ़ेंगे तो मुझे उसी दिन मैंने सोच लिया था, इत्तेफाक ये था कि आदरणीय श्री राम बहादुर राय जी की पुस्तक का विमोचन भी था उसी दिन, और उन्होंने ब्लॉग लिखा। तो उस दिन हमारे जो साथ के लोग हैं उन्होंने कहा कि मोदी जी की 100वें वर्षगांठ को हम तय करेंगे। तो मैं यहाँ आया, बुकिंग कर दिया। अब जून, जुलाई, अगस्त, दिसंबर में माता जी का देहांत हो गया, लेकिन 100 वर्षगांठ हमने बहुत ही धूमधाम से, नीचे जो हॉल है उसमें छत्तीसगढ़ के गवर्नर जी आए थे, यहाँ अच्छे खासे जज साहब भी मौजूद हैं, सब लोग यहाँ मौजूद थे। और उसके बाद देहांत का एक था, क्योंकि एक ऐसी माँ जिसने ऐसे सुपुत्र को पैदा किया जो
भारत ही नहीं पूरे विश्व में भारत का नाम आगे लेके आया है। आप लोग आए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कहते हैं विद्या समस्तास्तव देवी भेदाः स्त्रियः समस्ता सकला जगत्सु। ये संपूर्ण संसार में जो भी ज्ञान है, अनुसंधान है, उसके केंद्र में यदि कोई एक शब्द है तो वो माँ है। तो एक राष्ट्र के अधिनायक आदरणीय श्री प्रधानमंत्री मोदी जी के जीवन में जो प्रेरणा स्रोत रही और जिनका मार्गदर्शन उन्हें सतत मिलता रहा, जिन्होंने एक ऐसा विशाल व्यक्तित्व हमारे समक्ष दिया, तो निश्चित है कि ऐसा कोई प्राणी होगा जिसके अंदर आज के दिन कारुणिक भावना नहीं जागृत होगी। तो इसी संदर्भ में आज प्रोफेसर दिव्या तंवर जी से निवेदन है कि वो मंच पर आकर के माँ हीराबेन के प्रति अपनी भावाभिव्यक्ति व्यक्त करें। नमस्कार। मैं कुछ भी कहने से पहले एक छोटी सी पंक्तियाँ कहना चाहूँगी। आई थिंक हम में से सब कोई रिलेट करेगा इससे। तो बहुत ज़रूरी है कभी भी किसी इवेंट में हमारा रिलेशन उस भावना के साथ जुड़ना बहुत ज़रूरी है। तन समर्पित, मन समर्पित और ये जीवन समर्पित, चाहती हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ। माँ तुम्हारा ऋण बहुत है, माँ तुम्हारा ऋण बहुत है। मैं अकिंचन किंतु फिर भी कर रहा निरंतर निवेदन। इस पंक्ति को कहने का अभिप्राय ये था कि जिस तरीके से नरेंद्र मोदी अध्ययन केंद्र आगे आया है, जिस तरीके से हमने बताना शुरू किया है कि कैसे हमारे जैसे जशीम मोहम्मद सर इसके फाउंडर हैं, और मुझे हमेशा से लगता है कि एक भावना बहुत ज़रूरी है। तो जिस तरीके से एक इंसान इस देश के लिए काम कर रहा है, उसकी माँ की श्रद्धांजलि देने के लिए हम सबको कहीं ना कहीं एक भावना ज़रूर होनी चाहिए कि वो भावना में एक सर तो झुकना ही चाहिए कि एक इंसान जो इस देश के लिए बहुत कुछ कर रहा है, उसकी माँ ने उसकी नींव किस तरीके से रखी होगी, उस माँ ने कितना सोचा होगा कि ये बच्चा आगे जाकर किस तरीके का इंसान बनेगा। तभी मैं कहती हूँ कि माँ नींव बहुत ज़रूरी है। तो माँ हीराबेन की श्रद्धांजलि के लिए हम सब अपनी आंखों में नमन, अपनी आंखों में भावना करते हुए, मुझे लगता है कि हम सब की आंखें नम हैं, क्योंकि ये एक बहुत ही ऐसा पल है जिसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते, हम इसको बता नहीं सकते, क्योंकि हम सब कहीं ना कहीं फील करते हैं कि जब हमारी ज़िंदगी से कुछ चला जाता है तो कैसा फील होता है। जैसे कहते हैं ना कि माँ बाप में हमें सब कुछ दिखता है, तो अगर घर में से कोई चला जाता है तो लगता है कि ना हमारी स्ट्रेंथ में थोड़ी सी कमी आई है। फादर के जाने पर लगता है ऐसे कि घर की छत चली गई है, पर माँ के जाने पर हमें ऐसा लगता है कि हमारी ज़िंदगी से भावना, हमारी ज़िंदगी का दुख, सब कुछ हमारे सामने आ गया है। तो मुझे हमेशा लगता है कि इस बात को बताना बहुत ज़रूरी है कि किसी भी देश को खड़ा करने के लिए माएँ बहुत ज़रूरी है। हम सब माएँ हैं, तो क्योंकि माएँ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप एक इंसान का गठन कर रहे हैं, एक चीज़ की नींव रख रहे हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप उस पर ध्यान दीजिए, क्योंकि कल को जैसे नरेंद्र मोदी अध्ययन केंद्र है, नरेंद्र मोदी जी हैं, जिस तरीके से हम उनकी बातें बताने के लिए कोशिश करते हैं, इसी तरीके से नरेंद्र मोदी जी किस तरीके से देश का नाम अपने विश्व पटल पर लिखते आए हैं, तो आप भी वो माएँ बन सकती हैं। तो हीराबेन जी को शत शत नमन, उनकी हम श्रद्धांजलि देते हैं। और मैं ये आप सब लोगों से ये आग्रह करती हूँ कि आप भी उस नींव का पार्ट बनिए, कुछ ऐसा बनिए कि आपके बच्चे भी कल को जाके नरेंद्र मोदी जी बने, क्योंकि हमको आगे बढ़ना है, हमको आगे बढ़ना है, इस देश को आगे लेके जाना है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी दिन रात काम कर रहे हैं और उनकी माँ कहीं ना कहीं उनके चरित्र गठन में उस नींव को रखने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट भूमिका उन्होंने निभाई है। नमस्कार। महापुरुषों का जीवन
सदैव सबके लिए प्रेरणा स्रोत रहता है और माँ तो माँ ही है। त्वयि तत्पाल्यते देवी त्वयित सृज्यते जगत। तो इसी संदर्भ में आगे श्री नील दमन खत्री जी जो नरेला विधानसभा के पूर्व विधायक के रूप में कार्यरत रहे हैं, तो उनसे निवेदन है कि अपने वक्तव्य व्यक्त करें। आज के इस कार्यक्रम में आए हुए हमारे पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे, दिल्ली के प्रभारी रहे, आदरणीय श्याम जाजू जी, हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की उपाध्यक्षा, निगम पार्षदा, पिछले कार्यकाल में महिला मोर्चे की दिल्ली प्रदेश की अध्यक्ष रही मेरी बहन योगिता सिंह जी, हमारे बीच आज एक शख्सियत और हैं जो सुप्रीम कोर्ट में जो बार एसोसिएशन है उसके अध्यक्ष हैं डॉक्टर अग्रवाल जी। इसके साथ ही हमारी बहन दिव्या जी तंवर, जिनको आप सुन रहे थे। अंत में जिनका नाम अब मैं ले रहा हूं, प्रोफेसर जासीम जी। मेरा इनका कोई लंबा परिचय नहीं है, बहुत लंबा परिचय नहीं है। किसी जगह ये भी थे, मैं भी था, तो इनके साथ काफी विचार हुआ। अभी तो उन्होंने कहा कि मैं एक विचार के लिए कार्य कर रहा हूं। उस समय जब हम मिले तो इन्होंने बताया कि इस प्रकार नरेंद्र मोदी अध्ययन के अंदर जब ये नाम सुनते हैं तो अपने आप व्यक्ति का जुड़ने का मन करता है। तो इन्होंने कहा कि मैं एक विचार के लिए काम कर रहा हूं, मैं कोई राजनीति में कोई पोस्ट नहीं चाहता, मुझे कोई लोभ नहीं है, कोई लालच नहीं है। इन्होंने बताया कि लगभग 1.5-2 लाख रुपए के करीब मुझे तनख्वाह मिलती है, कुछ परिवार के लिए काम चलता है और कुछ समाज के लिए, किसी विचार के लिए काम कर रहा हूं। तो मेरा इनका तालमेल हुआ। पीछे 1-2 कार्यक्रम में और भी मेरी इनकी भागीदारी रही इनके साथ। और इस कार्यक्रम में आए हुए सभी बहुत ही प्रबुद्ध लोग यहाँ बैठे हुए हैं, भाई हैं, नौजवान साथी हैं, मेरी मातृशक्ति है। आज हम जिनको पुष्पांजलि देने के लिए यहाँ आए हैं, ऐसी माँ की कोख को हम नमन करने के लिए आए हैं, जिस माँ की कोख से नरेंद्र मोदी जी जैसे सपूत ने जन्म लिया, एक शेर ने जन्म लिया। किन परिस्थितियों में मां ने इनको पाला, आप सब समय समय पर सुनते आए हैं। मां ने दूसरे के घरों में जाकर के काम करके अपने बच्चों का लालन पालन किया। स्वयं मोदी जी ने एक दिन अपने मुख से कहा कि मेरी मां घरों में जाकर के बर्तन मांजती थी। मोदी जी अपने पिताजी के साथ चाय बेचते थे। कोई पूरे विश्व के अंदर सोच सकता है कि भारत भूमि पर एक चाय बेचने वाला, एक जिसकी मां बर्तन मांजती थी घरों में जाकर के, उसका सपूत इस देश का प्रधानमंत्री बन सकता है? और प्रधानमंत्री तो बहुत आए हैं। देश जब से आजाद हुआ प्रधानमंत्रियों की कोई कमी नहीं रही।
एक ऐसा प्रधानमंत्री जिसने हमारे देश का नाम रोशन किया, हम सबका सम्मान बढ़ाया। हमारा माथा आज गर्व से ऊंचा है, हमारा आज सीना चौड़ा हुआ है। जिन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। कैसे उस मां ने उस नरेंद्र मोदी जब छोटे थे तो उनको कैसे क्या सिखाया, क्या पढ़ाया, क्या लिखाया, ये सब आपके सामने है। क्योंकि बताते हैं जब पौधा होता है तो उसको खाद पानी कैसा दिया जाता है, उसका फल बताता है। आज हम वो फल सब ले रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी जो वट वृक्ष के रूप में हम सबके बीच काम कर रहे हैं, इस देश का नाम रोशन कर रहे हैं। आप देख रहे हो कि आने वाला विजन उनका क्या है। आज हम जहां खड़े हैं, एक विकासशील भारत में खड़े हैं। उसको विकसित भारत कब तक बनाना है, उसका लक्ष्य आज ले लिया। स्वच्छ भारत अभियान का कार्यक्रम किया। आयुष्मान लोगों को, लोग कहते थे शिक्षा और स्वास्थ्य ये फ्री होना चाहिए, वो मोदी जी ने दिया। इतने बड़े देश में, इतने देशों के अंदर वैक्सीन देने का काम किया। 500 साल हो गए। 500 साल का जो विवाद चल रहा था भगवान श्री राम के मंदिर का। मैं आज सुबह किसी से चर्चा कर रहा था, एक कार्यक्रम में गया हुआ था, वहां 21,000 हनुमान चालीसा का पाठ हो रहा था। तो वहां चर्चा हो रही थी, तो मैंने भी कहा अपने मन में, मैं कहा देखो हम कितने सौभाग्यशाली हैं। इस 500 साल में कितनी पीढ़ियां आई हैं, कितनी चली गई, लेकिन हम सबका सौभाग्य है भगवान श्री राम के मंदिर के अंदर भगवान श्री राम स्थापित होने जा रहे हैं। ये अनोखा कार्य है कि नहीं है? ये भगवान की शक्ति है या नहीं है? कई बार मैं सोचता हूं जब वो जहाज के अंदर से उतरते हैं तो सहारा नहीं लेते। मेरी आयु आज 54 साल की हुई है, 54 साल की हुई है, लेकिन मेरा मन करता है कि जब जहाज से उतरूं तो सपोर्ट मिल जाए। लेकिन नरेंद्र मोदी जी इस आयु के अंदर कैसे चलते हैं, जैसे एक शेर चल रहा है, ऊपर चढ़ रहा है, जब उतरता है ऐसे ही नहीं बोलते 56 इंच की छाती। कोई सोच सकता था कि कश्मीर के अंदर यह होगा? 356 को किस प्रकार से हटाया जाएगा? तो इस प्रकार के बड़े बड़े काम, कुछ और भी काम हैं जो नरेंद्र मोदी जी के हाथ से होने। आज ऐसी मां जिनकी कोख से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जन्म हुआ है, उनको हम श्रद्धा सुमन अर्पित करने आए, उनको भावांजलि देने आए हैं। साथियों, ये कार्यक्रम जब भाई जासिम मोहम्मद ने मन बनाया, ये मेरी कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है, 2-3 दिन पहले की ही बात है। तो इनके मन में आया कि मैं इस प्रकार का एक कार्यक्रम करना चाहता हूं और समय का अभाव है, स्थान मिलेगा नहीं मिलेगा। इन्होंने ट्राई किया, नीचे के लिए वो बुक था, तो इन्होंने फिर ऊपर के लिए ट्राई किया, ये बुक हो गया। तो आज हम सब मिलकर के ऐसी मां को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए आए हैं, जिस मां ने ऐसे वीर सपूत को जन्म दिया, जिसने जन्म देने के बाद आज 74 साल 73-74 साल की आयु हो गई। मुझे लगता है उस मां ने किस प्रकार से अपने बेटे को दूर रख करके शिक्षा दी होगी। कोई उनका लंबा जीवन घर पे नहीं रहा। आदरणीय मोदी जी का जीवन घर पे इतना नहीं रहा, पूरा जीवन समाज को समर्पित रहा। आज एक एक क्षेत्र के अंदर वरिष्ठ लोगों का नाम उनको ध्यान है, कहां कहां उन्होंने काम किया। प्रचारक के रूप में काम किया, भाजपा कार्यकर्ता के रूप में काम किया। आदरणीय श्याम जाजू जी भी कई बारी जब बताते हैं, इन्होंने कई बारी जब हम बैठते हैं तो बताते हैं कि हमने पोस्टर लगा रखे हैं पार्टी के, खुद अपने हाथ से। तो हमारी पार्टी में बहुत सारे कार्यकर्ता हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी अपने आप में एक अलग है, उनकी कोई किसी से तुलना नहीं कर सकता।
निश्चित रूप से आने वाला जो भारत होगा 2024 के अंदर, मां आज जहां भी होगी, निश्चित रूप से स्वर्ग में होगी या कहीं ना कहीं हम सबका मार्गदर्शन कर रही होंगी। तो ऐसी मां के दिशा निर्देश से आदरणीय मोदी जी काम कर रहे हैं और वो हम सब के लिए कर रहे हैं, इस देश को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। ऐसी मां को मैं अपनी ओर से श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और आप सबसे प्रार्थना करता हूं कि हम भी कुछ ना कुछ सीख करके जाएं, कोई भी एक छोटी सी चीज ग्रहण करके जाएं। हम आदरणीय मोदी जी के प्रेरणा स्रोत बने। जिस मां ने ऐसे सपूत को जन्म दिया है, उससे हम कुछ ग्रहण करके इस देश के लिए हम क्या दे सकते हैं। आज इस अवसर पर मैं इतनी बात कहना चाहता हूं। मैं पुनः आपका जासिम भाई सम्मान करता हूं, क्योंकि जिस प्रकार से आप भावनात्मक अभी मंच पे जब खड़े थे तो बोलते बोलते आगे के शब्द नहीं उनके मुख से निकल पाए, जिसका कारण उनको बैठना भी पड़ा। ये भावना की बात है, उनके मन में बहुत सारी बातें होंगी। मेरे से आगे जो वक्ता हैं वो जरूर बताएंगे। जय हिंद, जय भारत। संसार का आविर्भाव, यद्यपि उसका श्रेय हम विधाता को देते हैं, लेकिन उसकी मानव संरचना, उसकी वैचारिकता का जो मुख्य केंद्र है वो माँ ही है। तो इसी प्रकल्प में आगे भावाभिव्यक्ति के लिए मैं डॉक्टर राजेंद्र धर जी को बुलाना चाहता हूं। आप डिस्ट्रिक्ट जज हैं कंज्यूमर कोर्ट दिल्ली से। मेरा जो डाइस पे जितने डिग्निटरीज बैठे हैं उनको आदर, सभागार में जितने लोग उपस्थित हैं, बहने भाई, यूथ, सबको नमस्कार। कुछ कश्मीरी आवाज़ भी मेरे कानों पड़ी, उनको भी आदाब, नमस्कार। माँ को डिफाइन करना इम्पॉसिबल है, असंभव। बहुत लेख, इंटरनेशनल लेख, कविताएं, पाठ, बहुत कुछ लिखा गया माँ के ऊपर, लेकिन फिर भी माँ की परिभाषा अधूरी ही रहेगी और रही है और रहेगी हमेशा। कम समय लेते हुए एक बहुत बड़ी पिक्चर आई थी इस देश में। शायद अगर मुझे पहले तो जासिम भाई का धन्यवाद। मेरा ये दूसरा साल है मुझे जहां आमंत्रित किया गया है। जैसा बहुत सही कहा गया, एक एनजीओ तो है लेकिन एक विचार को ये प्रमोट करता है, और उसी संदर्भ में कुछ बातें रखना चाहूँगा यहाँ पर। लेकिन उससे पहले हम एकत्रित हुए हैं देवी स्वरूप माँ। अगर इसको हम माँ कहें तो शायद छोटा शब्द है। देवी स्वरूप माँ है जिस पे अपरंपार शक्ति है, सहनशीलता है, बहुत अच्छे शब्द का प्रयोग किया, धैर्य है, सेवा है, समर्पण है, त्याग है, बलिदान है। जितना कहो आगे डैश डैश खालीपन है, सूनापन है। इस देश की बहुत बड़ी फिल्म आई थी जंजीर, जिसका नाम है अमिताभ बच्चन और शशि कपूर के बीच में एक डायलॉग होता है। ये डायलॉग बच्चे बच्चे ने सुना है, ध्यान दिया, और अभी मैं उसका बयान करूंगा एक लाइन में तो सबको याद आएगा। एक संपन्न होता है, एक पुलिस अफसर होता है, तो कहता मेरे पास बंगला है, गाड़ी है, सामर्थ्य है, पैसा है, तेरे पास क्या है? तो जवाब आता है मेरे पास माँ है। तो अब दुनिया की दौलत एक तरफ, दुनिया के ऐशो आराम एक तरफ, दुनिया की सारी चीज एक तरफ, और दूसरी तरफ माँ फिर भी इतना भारी होती है कि उसका वजन उठाया नहीं जा सकता। मैं कुछ किस्सा, हालांकि मुझे कहा गया है कि नो पॉलिटिक्स, हमारे श्याम जी बैठे हैं, वो तो ज़्यादा आदरणीय एमएलए साहब ने भी बयान किया, लेकिन मैं छोटा कुछ उदाहरण देना चाहूँगा अगर आप इजाज़त दें तो। मेरे सन इन लॉ, मतलब सन इन लॉ ही कहिए, वो जॉइंट सेक्रेटरी टू, वो रशिया के एम्बेसडर भी थे, और उससे पहले तीनों प्रधानमंत्रियों के पास उन्होंने काम किया जॉइंट सेक्रेटरी, IFS 1980 बैच, 1989, इंद्र कुमार गुजराल, मनमोहन सिंह जी और आदरणीय मोदी जी। उनसे मैं एक सवाल पूछा कि फर्क क्या लगा तुम्हें? तो एक लाइन में जवाब दिया, बोले जब कैबिनेट मीटिंग होती है, जब PM मीटिंग लेते, वो भी लेते रहे, गुजराल साहब भी, मनमोहन सिंह साहब भी लेते रहे,
मोदी साहब भी लेते रहे हैं। उससे पहले कैबिनेट सेक्रेटरी, जो सबसे उच्चतम पोस्ट होती है, उसके बाद में तमाम डिपार्टमेंटों के सेक्रेटरीज सारे IAS ऑफिसर हैं, वो बहुत उच्च स्तर होता है। करीब 150 आदमी लगभग कॉन्फ्रेंस रूम में बैठते हैं और कब न जाने कब PM साहब क्लास न ले लें किसकी, ये नहीं पता लगता। तो सब अपनी तैयारी में जुटे रहते हैं और एक दूसरे से बात करते हैं। If Honorable Prime Minister PM asks this question to me, I tell you that I have sent this email, this note, this reminder, but nothing happened. अपनी डिफेंस तैयारी कर रहे हैं। सेक्रेटरी कहता है no, you're wrong. I have sent you an email so and so date. You must have missed my reply to that. वो डिफेंस की तैयारी हुई जैसे। इतने में ही ये सब तकिया कलम चल रहा होता है। आदरणीय प्रधानमंत्री चल के आते हैं, जैसे बहुत अच्छी बात की इन्होंने MLA साहब ने, वंडरफुल। उसका उदाहरण दे रहा हूं मैं। बोले बैठे, PM बैठे कुर्सी पे, सब लोग बैठे और पहले होता है नमस्कार। बोले नमस्कार में इतनी सर्दी चढ़ जाती है, लोगों को भूल जाते हैं कि शिकायत करना है। ये व्यक्तित्व है। और यहाँ मैं व्यक्तित्व नहीं बताऊंगा, सारी दुनिया जानती है कि देश का कौन संचालन कर रहा है, कैसे कर रहा है, सबको मालूम, उसके बारे में जिक्र नहीं करूंगा। माँ के ऊपर चूंकि फोकस है, इन्होंने वो दुख देखे होंगे। और आखिर में चंद शब्द कहूंगा जासिम भाई, फॉर योर कंसिडरेशन। जब इन्होंने बालक थे, चाय बेची, जब रोजगार का कोई जरिया नहीं था, आमदन नहीं थी, तो माँ पे क्या गुजरती होगी, उसके बारे में बहुत कम लिखा गया है। अल्टीमेटली इस माँ की, देवी स्वरूप माँ की कोख से क्या जन्मा, वो सारी दुनिया ने देखा, विश्व ने देखा है। लेकिन उसके पीछे जो क्या त्याग, बलिदान, समर्पण और क्या क्या कष्ट भोगे हैं, वैसे तो हर माँ आदरणीय होती है, लेकिन किसी किसी को नसीब में देवतुल्य माँ मिलती है, सबका नसीब ऐसा नहीं होता है। और उसी की हमें आराधना करनी चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए, नमन करना चाहिए। और उसकी कोख से जो जन्मा है, नाम नहीं बार बार लूंगा, वो भी उतना ही, उससे 10 गुना ज्यादा आदरणीय है, क्योंकि इस माँ ने तो इस जन का विकास किया है, इस जन ने समस्त विश्व का विकास किया है, तो फर्क है। लास्ट मेरा एक विचारणीय प्रश्न है। बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि आजकल के मॉडर्न जमाने में बाल बच्चे जो बड़े हो जाते हैं, खासकर जो पैसा कमाने की होड़ में, मैं तो यही शब्द कहूंगा, फौरन चले जाते हैं। माँ बाप के प्रति कोई प्यार, कोई स्नेह, कोई आदर, कोई सम्मान, कोई संस्कार, कुछ नहीं। अब माँ बाप से पूछो, अगर मैं कैसे रोकता, भाई बच्चे का जीवन है, फ्यूचर है, लाइफ है। बच्चे से पूछता क्या मैं यहीं रहूंगा, बेंगलोर में ही, दिल्ली में ही, राजस्थान में, यूपी में ही? कहीं ना कहीं संस्कारों की कमी है, कहीं ना कहीं विचारों की भी कमी है। और नतीजा, वो बूढ़े माँ बाप, उनको ओल्ड एज होम में भर्ती कराया जाता है कि पिताजी मेरे पास पैसे बहुत हैं लेकिन समय नहीं है, आप ये ले लो 1 लाख रुपए महीना, आपका खर्चा है, लेकिन समय नहीं है मेरे पास। इस पॉलिसी को, ये ट्रेंड करीब 2 दशक से इस देश में शुरू हुआ है, जब से शायद मैं समझता हूँ, श्याम जाजू जी एग्री करेंगे मेरे से, मल्टीनेशनल कल्चर कंपनी का CTC, कॉस्ट ऑफ द कंपनी, कितना तनख्वाह है, 24 लाख, 30 लाख, 35 लाख। अरे पीछे मुड़ के तो देख, माँ बाप तो छोड़ दिया, बहुत दूर तूने गाँव में, परवाह भी नहीं करता। विकास का मतलब ये नहीं है कि आप अपनों से दूर हो जाएं या अपने माँ बाप को दूर कर दें। ये एक विचार है, एक प्रश्न है प्रोफेसर जासिम के लिए, उनके संगठन के लिए, सेंटर फॉर नरेंद्र मोदी स्टडीज। व्हाट कैन बी डन, how it can be done, protocol can be worked out in consultation with such like NGOs, wherein some family values need to be inculcated right at school. स्कूलों में संस्कृत पढ़ाया जाता है, लेकिन माँ और बाप क्या, वो नहीं पढ़ाया जाता है। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर हार्दिक धन्यवाद, बधाई आपको, धन्यवाद। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमम च लभते पुरुषो यदा वै। वस्तुतः अनेक जन्मों के पुण्य का प्रभाव होता है कि एक ऐसी महान भूति हमारे बीच रही है। निश्चित ही माँ हीराबेन, माँ जयवंताबाई, माँ जीजाबाई की श्रृंखला में एक अद्भुत विधाता की रची हुई
मूर्ति रही है। तो इसी संदर्भ में आगे श्रीमती योगिता सिंह जी, जो स्टेट प्रेसिडेंट महिला मोर्चा भारतीय जनता पार्टी दिल्ली है, आपसे निवेदन है कि आप मंच पर आकर के अपने भाव व्यक्त करें। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे, दिल्ली के प्रभारी रहे श्याम जाजू जी, मेरे साथ जिले में जिला के अध्यक्ष रहे, पूर्व में एमएलए रहे और पार्टी के विभिन्न संगठनों के दायित्व पर रहते हुए नीलधमन खत्री जी, बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट आदिश अग्रवाल जी, जिनके आग्रह पे मैं यहाँ आई हूँ, जसिम मोहम्मद भाई और मेरी बहन दिव्या जी। सबसे पहले तो मैं हीरा बहन को अपने श्रद्धांजलि के सुमन अर्पित करती हूं और जसिम भाई को अभिनंदन करती हूं कि उन्होंने एक एनजीओ बनाया। एनजीओ बहुत सारे चलते हैं देश भर में, पर उन्होंने एक ऐसा एनजीओ बनाया जिस पे आज देश नहीं विश्व भी रिसर्च कर रहा है और उन्होंने अपने उस रिसर्च सेंटर का नाम भी हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के नाम पे रखा। जब 2 दिन पहले उन्होंने मुझे आग्रह किया तो मैंने कहा कि मैं जरूर आऊंगी। उस मां के लिए भी और उस पुत्र के लिए भी। ऐसा पुत्र कोई अभिनेता, नेता और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा पुत्र तो कई कुलों में जब कोई अच्छे काम करता है तो उस कुल में ऐसा बच्चा जन्म लेता है। और जन्म देने वाली मां, मैं खुद भी मां हूं, मंच सिंह, बहुत सारे सभी ने ये बात कही कि मां से बड़ा कोई नहीं। और मैं बहुत बार अपने भाषण में और अपने जीवन में भी एक चीज को महसूस करती हूं जो संस्कार हैं। मैं लोगों को कहती हूं, जैसे मैं भी राजनीति करती हूं, पर जब हम अपने घर की दहलीज के अंदर होते हैं तब हम और कुछ नहीं होते, सिर्फ मां होते हैं। क्योंकि मां ही अपने बच्चे को जो परवरिश दे सकती है वो कोई और दे ही नहीं सकता। संस्कार कोई चम्मच में घोल के पिलाने वाली चीज नहीं है। मेरे से पहले राजेंद्र जी ने कहा कि आज हमारे देश की संस्कृति में बच्चे क्योंकि न्यूक्लियर फैमिली में रहने लग गए ना, वो कल्चर किसी और ने नहीं दिया, युवा पीढ़ी उसकी तरफ बढ़ रही है। तो जब उसका बच्चा जो देखेगा वही तो करेगा। हम कहते हैं हम भगवान की पूजा करें। हमारे घर में भी 2 भगवान होते हैं, हमारे माता और पिता। क्या हम दिन में 5 मिनट 10 मिनट उन्हें दे सकते हैं? तो असल रूप में आज की श्रद्धांजलि का मतलब यही होगा कि क्या हम वो 5 मिनट 10 मिनट का समय अपने मां बाप को देते हैं क्या? ये बात सही है कि हीराबेन, उन्होंने मोदी जी जैसे पुत्र को जन्म दिया। उस पुत्र ने सिर्फ देश की सूरत और सीरत नहीं बदली, भगवान की सूरत और सीरत भी बदली। और उस भगवान की सूरत सीरत के लिए चारों दिशाओं में आप देखिए, वो सिख धर्म का करतार कॉरिडोर हो, चाहे रामलला का मंदिर हो, चाहे फिर काशी विश्वनाथ हो, चाहे उज्जैन महाकाल हो, तो वो सब तो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी कर ही रहे हैं। पर उनकी करने में हम सब की भागीदारी जब तक नहीं होगी तब तक समाज नहीं बदल सकता। हम देश को बदलना चाहते हैं, देश समाज से बदलेगा, समाज परिवार से बदलेगा।
प्रधानमंत्री जी ने झाड़ू उठाई, देश ने उसको अभियान बनाया जब हम सब उसमें जुट गए। हम चाहते हैं कि हमारे देश की संस्कृति बचे, तो हमारे परिवार को बदलना होगा, और अगर हमने परिवार बदले तो समाज बदलेगा, समाज बदलेंगे तो देश बदलेगा। यही हमारी मां को श्रद्धांजलि होगी। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। हमारे बीच पंजाब से पधारे आदरणीय श्री चेतन मोहन जोशी जी, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के रूप में कार्यरत हैं। उनसे निवेदन है कि वो अपने भाव व्यक्त करें। अतिथिगण, माननीय श्री श्याम जाजू जी, माननीय श्री डॉक्टर आदिश सिंह अग्रवाला जी, श्रीमती योगिता सिंह जी, डॉक्टर दिव्या जी, भाई हमारे एमएलए हैं जो हमारे भाई नील धवन जी, और डॉक्टर जैजिम जी। मुझे न्योता मिला कल रात को कि एक बहुत ही पावन अवसर है और आपने उसमें आना है, लेकिन मुझे ये नहीं बताया गया कि आपने कुछ शब्द बोलने हैं, लेकिन आपने मेरे को मौका दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बचपन की एक बात सुनाऊंगा, क्योंकि ये माँ को समर्पित है, तो मैं माँ के ऊपर ही बात करूंगा। यूनिवर्सिटी में मैं छुट्टियां मनाने घर आता था, अमृतसर पढ़ता था, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी। तो मेरी भाभी अपनी बेटी के बाल बना रही थी। जब वो बाल बना रही थी तो साथ साथ उससे पूछती जा रही थी, बेटे आज स्कूल में क्या किया, मम्मा ये किया, फिर बाल, बेटा ये किया, हाँ मम्मा उसने ऐसा किया, बेटे ऐसे नहीं करना वैसे करना, वैसे नहीं करना ऐसे करना। तो कवि मन है मेरा। तो मुझे ऐसा लगा कि ये माँ सर पर कंघी नहीं लगा रही बेटी के, ये कंघी एक कलम है और बाल उसके पेज हैं, और वो ज़िंदगी के तजर्बों को, ज़िंदगी की बातों को, और न जाने कैसी कैसी शिक्षाएं दे रही अपनी बेटी को। माँ ये है। तो मैंने वो 4 लाइनें लिखी, उसके बाद वो पोएम भी कंप्लीट नहीं हुई। वो ये थी कि जब संवारती हैं माएँ बाल बेटियों के, तो संवारती हैं और भी बहुत कुछ। जब संवारती हैं माएँ बाल बेटियों के, तो संवारती हैं और भी बहुत कुछ। इन्हीं से बुनकर निकलते हैं व्याकरण के कुछ शब्द, इन्हीं से पनपते हैं उनके संस्कार, तभी तो बालों में बांधकर बेटियां रखती हैं पूरा परिवार। और माँ नाम तो क्या है, माँ हीराबेन हम कह रहे हैं, मैं तो सिर्फ माँ ही कहूँ आज इनको, तो मेरे को लगता है कि हम सबकी माँ ही है ये, क्योंकि माँ का नाम माँ नाम बहुत बड़ा है, माँ के आगे लगने वाला नाम इतना मायने नहीं रखता। और मैं देखता हूँ कि जब मैंने इनके बारे में पढ़ा कि जब मात्र 1 वर्ष की थी तो इनकी भी माँ चल बसी, और 14-15 वर्ष की उम्र में इनकी शादी हुई। बात ये नहीं कि संघर्ष करते हैं हम लोग, संघर्ष हम सभी करते हैं। बात यह है कि उस संघर्ष की दिशा क्या थी, उस संघर्ष से निकलने वाला नतीजा क्या था, और उस नतीजे को मानकर एक दिशा देने वाला विजनरी आदमी कौन है। आज हम नरेंद्र भाई मोदी, क्योंकि मैं पहले राजनीति वाला नहीं था, मुझे फार्मिंग एजुटेशन में लाया गया था कि आप टीवी पे प्रोग्राम करते हैं। चूँकि मैं संघ से संबंधित परिवार से हूँ, मेरी 5वीं पीढ़ी है संघ में, तो हम सभी को जी और माननीय परम पूजनीय कह के बात करते हैं, ये एक तहजीब है। सर ने बिल्कुल ठीक बोला कि संस्कार, मैडम ने बोला कि संस्कार घोल कर नहीं जाते, लेकिन इस धरती पे जन्म लेना ही बहुत बड़ी बात है, और उस पर माँ हीराबेन मोदी जैसी माँ मिलना और उसके पुत्र की तरफ से किए गए कार्य, आज एक एक वर्ग, एक एक धर्म, एक एक जाति, एक एक संप्रदाय को उन्होंने एक जो गर्व दिया, एक रिस्पेक्ट दी, सिर ऊंचा करने के लिए दिया,
वो एक काबिल तारीफ़ है। वो एक स्वर्णिम अध्याय लिखा जाएगा दुनिया में जब भी किसी मुल्क का, और उसमें श्री नरेंद्र भाई मोदी जी का नाम लिखा जाएगा, क्योंकि ये वो इंसान है जिसने 370 तोड़कर एक ऐसा काम कर दिया। वो काम क्या था कि हमारी लड़की जम्मू कश्मीर की कहीं पंजाब में कहीं शादी करती है तो उसकी डोमिसाइल ख़त्म हो जाता है, और अगर वो लड़की पाकिस्तान में या लड़का पाकिस्तान में शादी करता है तो वो इंडिया के डोमिसाइल हो जाता है। क्या बात है यार, आप विजन देखिए उस इंसान का। उसने उस चीज़ को तोड़ा। मेरे से टीवी पे किसी ने पूछा उन्होंने कैसे तोड़ा, मैं कहा जैसे बनाई गई सी वैसे तोड़ दी गई, सिंपल सी बात। उसके बाद मैं, क्योंकि कुछ एक ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो ऐसे बोले नहीं जाते पर उसका जिक्र करना बहुत ज़रूरी है, जो हमारी मुस्लिम बहनों के लिए काम किया नरेंद्र भाई मोदी ने, जो उनकी औलादों के लिए काम किया। उनको हलाला की औलाद भी कहा जाना लग पड़ा था। एक स्वाभिमान दिया उन्होंने 3 तलाक के ऊपर जो उन्होंने का फैसला था, ये कोई आम काम नहीं कर सकता था। और तीसरी बात, हर हिंदू के घर में रामायण जी का पाठ होता है। माननीय श्याम जी, हर हिंदू के घर में रामायण जी का पाठ होता है, और ये हमारे सनातन और हिंदू धर्म की कितनी बड़ी बात है कि हमें पता है कि भगवान राम अयोध्या के हैं, फिर भी हमने ऐसे संस्कार लिए कि उसको एक ऐसी दिशा दी कि आज राम मंदिर जब बनने जा रहा है तो उसको हमने स्वीकारा। लेकिन वो किसने स्वीकार करने के लिए, उसका कार्य किसने किया? श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने। इसलिए यहां पे मैं बात करूंगा कि भगवान श्री कृष्ण के माँ बाप को जब आशीर्वाद दिया गया तो बहुत बड़े ऋषि मुनि थे, तो उनको आशीर्वाद दिया गया था कि तुम्हारे घर में एक ऐसा पुत्र पैदा होगा। वो उनकी तपस्या का फल था भगवान श्री कृष्ण। आज एक ध्यान से सोचिए, हम टीवी पे बैठे होते, दूसरे मैं 1-2 लाइनों में खत्म कर दूंगा बिकॉज सभी ने जाना है। तो टीवी पे हम माने जादू जी जब बैठे होते हैं ना, तो दूसरे प्रवक्ता पार्टियों के भी हमारे साथ बात करते होते हैं। एक शेर है कि कातिल का वादा है बिस्मिल को मिटा देंगे, बिस्मिल का तकाजा है कातिल से दुआ लेंगे। तो श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के बारे में उन्होंने बोला और वो बात मेरे दिल पे लग गई। कहते कि ये किस माँ ने ये बेटा पैदा किया है जिसके हाथों से भगवान श्री राम जन्मभूमि में एक मंदिर की स्थापना होगी। आप नरेंद्र भाई मोदी किस रूप में इस दुनिया में आए हैं। मैं इसको ये नहीं कहूंगा कि हम अंधे भक्त बन जाएं, लेकिन जब सामने कुछ नजर ही नहीं आता, सिर्फ एक चेहरा ही नरेंद्र भाई मोदी का नजर आता है, तो बात यहां करनी जायज है। वो इंसान क्या होगा जिसके कर कमलों से उस जगह की स्थापना करवाई गई जिसके लिए राम लला ने क्या इंतजार किया होगा कि इंतजार कर रही है ये तरसती निगाहें, देखे किसी को जमाना गुजर गया। क्या पता भगवान की और मोदी जी की आपस में क्या बातचीत होती होगी, क्या पता वो क्या बातें होगी। ये तो भावना है ना, इसको शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। लपट को लपट से पकड़ा जाता है, चिमटे से नहीं पकड़ा जाता। भावना को भावनाओं से पकड़ा जाता है। और ऐसे यशस्वी, ऐसे नेता, मैं कहता हूँ अलंकार ही खत्म हो जाते हैं। जब अलंकार खत्म हो जाए तो एक ऐसा व्याकरण पैदा होता है, उस व्याकरण से निकलता है ये सेंटर फॉर नरेंद्र मोदी स्टडीज़। बहुत बहुत बधाई आपको डॉक्टर साहब। आज इस मौके पे मैं यही कहूँगा कि जितनी भी यहाँ बहनें बैठी हैं, जितनी भी मेरी माएँ बैठी हैं, मेरी बेटियाँ बैठी हैं, उन सभी से एक ही निवेदन है कि नरेंद्र भाई मोदी जी को उनकी माँ ने मुख्यमंत्री बनते हुए एक लाइन बोली थी। उसका मेरे को वो गुजराती में तो नहीं याद, लेकिन हिंदी में तर्जुमा है उसका कि बेटा ज़िंदगी में कभी रिश्वत ना लेना। तो ये एक संस्कार दिया। और आज हमें इस बात का गर्व है कि जिस मुल्क में हम जी रहे हैं, दुख इस बात का है कि नरेंद्र भाई मोदी 2014 में प्रधानमंत्री बने। कहीं ये 15, 20, 25, 30 साल बैठे तो आज हम डेवलपिंग कंट्री ना होते बल्कि एक डेवलप कंट्री होते। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका मंगल हो। आपको बहुत बहुत साधुवाद। माँ भारती की आप ऐसे ही सेवा करते रहें। माँ भारती आपको यशस्वी बनाए। और जितने भी यहाँ लोग बैठे हैं, मैं उन सभी के चरणों में प्रणाम करते हुए निवेदन करूँगा कि माँ भारती के कल्याण के लिए हम अपनी राष्ट्र के लिए अपनी भावनाओं से इस मुल्क की सेवा करें ताकि हमारा जो भारत है वो विश्व गुरु बने।
विश्व गुरु बनने के लिए अग्रणी तो हैं हम लोग, लेकिन बनकर एक डेवलपिंग नहीं बल्कि डेवलप कंट्री बने। वंदे मातरम। अपने उदार व्यक्तित्व एवं कर्मठता एवं कार्यकुशलता की प्रतिमूर्ति आदरणीय श्री श्याम जादव जी हमारे समक्ष उपस्थित हैं। आप भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं। आपसे निवेदन है कि आप मंच पर आकर के अपने भाव अभिव्यक्त करें। आज इस कार्यक्रम में शरीक होने का मौका प्रोफेसर जसीम भाई ने दिया, इसलिए उनको धन्यवाद देता हूं। इस प्रकार का कल्पकता के कार्यक्रम का उन्होंने आयोजन किया है। आदिश अग्रवाल जी जो बार एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, नीलदमन खत्री जी, योगिता सिंह जी, प्रोफेसर दिव्या कंवर जी, भाई और बहनों, बराबर आज के 1 साल पहले सुबह सुबह जब उठकर पेपर पढ़ने लगे और टीवी पर न्यूज़ देखने लगे तो देखा कि हीराबा नहीं रही। सामान्य कोई भी आदमी रहा तो उसको ऐसा लगता है कि मेरे घर में कोई दुख का इस प्रकार का प्रसंग हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए, मेरे सब रिश्तेदार आए और मेरा क्या प्रतिष्ठा है ये इस निमित्त से व्यक्त होती है, तो वो समाज को दिखे। और देश के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता रहने वाले, जिनका वर्णन अभी जो वक्ता बोले, जज साहब बोले, चेतन भाई बोले, सबके बोलने में आया, इतना कर्तृत्ववान व्यक्ति की माताजी का जाना ये केवल एक परिवार तक, एक व्यक्ति तक तो सीमित नहीं था। वो चाहते तो पूरे देश में कितना बड़ा दुख का प्रसंग था, कितने कार्यक्रम होते, कितनी श्रद्धांजलियां होती, कितने संस्मरण के कार्यक्रम होते। 2 घंटे में अंत्य संस्कार पूरा कर देश के प्रधानमंत्री देश के काम में लग गए और अपनी विपक्ष की मुख्यमंत्री उधर से कह रही है। उस दिन का वो भी माता है, तो वो ममता जी को भी वो भाव ध्यान में आया। बोले मोदी जी आज आपको ऐसे कार्यक्रम में, सरकारी कार्यक्रम में नहीं रहना चाहिए, आप जरा विश्राम करिए। 2 घंटे पहले जो अंत्य संस्कार करके आता है अपने माता जी के, तो मोदी जी ने कहा कि उससे मैं बाहर आ गया हूं और अभी देश का काम शुरू हो गया है। ये संस्कार, ये घटना नरेंद्र मोदी जी के माता जी के बारे में बहुत से लोगों को मालूम होगा। नाभि जो अपनी होती है वो कभी कभी नाभि हिल जाती है और वो नाभि का कोई वो डॉक्टर के पास इलाज नहीं है। वो जिनको उसका ज्ञान है वो अपने मसाज करके बराबर नाभि जगह पे लाते हैं। ये कला हीराबा को आती थी और वो बड़नगर के 10-12 किलोमीटर के सब परिसर में सबको मालूम था कि ऐसा कोई हुआ तो उसकी दवा लेने का स्थान है हीराबा। वो दवा खाली पेट लेनी होती है, खाली पेट जाना होता है मसाज कराने के लिए, और वो करते ही तुरंत कुछ खाना पड़ता है। हर रोज हीराबा के यहाँ 2-4 पेशेंट इस प्रकार के आते थे। जब अपने घर में ही खाने के लिए पर्याप्त सामग्री नहीं है, तब हर रोज 3-4 गुजराती में जिसको रोटला बोलते हैं, ऐसी 3-4 रोटी एक्स्ट्रा बनाना। एक दिन एक भाई पूछ रहा है कि ये रोज की ये क्या कर रही तुम? तो बोले जो लोग मेरे पास ये नाभि का काम करने के लिए आते हैं वो खाली पेट आते हैं, और वो जाने के पहले उनको कुछ खाना होता है, अपने घर में देने लायक कुछ है नहीं, तो वो चाय के साथ रोटी खाएंगे, इसलिए रोज की 4 रोटी मैं ज्यादा बनाती हूँ। ये थी हीराबा, जिनके संस्कार आज नरेंद्र मोदी जी पर हुए। नरेंद्र मोदी जी के जीवन का एक दूसरा प्रसंग है। वो जब भारतीय जनता पार्टी के संगठन महामंत्री थे और पूरे देश में रेलवे से प्रवास करते थे, उस टाइम तो पार्टी के पास था कुछ नहीं, ऐसे नॉर्मल क्लास से प्रवास होता था। एक बच्चा जिसके साथ कोई नहीं, इतना कम उम्र का बच्चा अकेला क्यों घूम रहा है, तो उसको धीरे से पूछा क्या है, तो ध्यान में आया कि वो नेपाल से आया है। बोले क्यों आया है? बोले माता पिता का नाम भी ठीक नहीं बता पा रहा है। बोले पेट के लिए आया हूं, कुछ काम करना है। अरे ये उम्र क्या काम करने की है, ये तो पढ़ने की है। और अपने साथ जब ट्रेन से उतरते समय अपने साथ उसको लेके जाते हैं, अहमदाबाद के एक स्कूल में उसकी पढ़ाई कराते हैं, उसको अपने घर में रखते हैं, उसके पेरेंट बनते हैं, और जब वो सीएम है तो वहां का एक उद्योगपति आता है। वो उद्योगपति बोलता है कि मैं आपको कुछ गिफ्ट देना चाहता हूं, आप बताइए मैं क्या दूं? बोले मेरे लिए अगर गिफ्ट देना ही है तो एक काम करिए, मेरे पास एक नेपाल का बच्चा है, ये नेपाल, उसको बुलाया,
ये बोले इसके माताजी पिताजी को आप ढूंढ के मुझे बताइए, उसको क्या पूछना वो पूछिए, और उनके माताजी पिताजी से जब आप मेरी बात करा दोगे यही मेरे लिए गिफ्ट है, उसके बाद मैं नेपाल आऊंगा, तब तक मैं नेपाल नहीं आऊंगा। वो भी जाता है, नरेंद्र भाई ने किया हुआ काम है, तो वो जा गए 48 घंटे में उन्होंने उनके माताजी पिताजी ढूंढे, उनके माताजी की बात करा दी मोदी जी से। मोदी जी ने फोन पर पूछा, बताओ आपके बेटे का बर्थ साइन क्या है? उसने कहा कि मेरे बेटे के 5 उंगलियां जो होती है पैर की वो 6 है, और अंगूठे से जुड़ी हुई 1 उंगली है, 6 उंगली वाला है मेरा बच्चा। बोले ये ठीक है, आपने मिला दिया। और जब प्रधानमंत्री बनते हैं और नेपाल का पहला प्रवास जब विदेश का करते हैं तो वो बच्चे को साथ में लेके जाते हैं। पूरे नेपाल में भारत के प्रधानमंत्री का जितना क्रेज था उतना ही क्रेज हमारा एक नेपाल का बच्चा प्रधानमंत्री के साथ आ रहा है। उसके माताजी पिताजी को वहां लाया गया और उनको गिफ्ट देकर ये बेटा उनके सुपुर्द किया जाता है। ये संस्कार कैसे आते हैं? ये नरेंद्र मोदी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने अब्दुल कलाम जी के चरित्र में भी एक बात पढ़ी है कि हर घर, उनके घर में जितने बच्चे थे तो परिवार में हर मेंबर के लिए 2 रोटी बनती थी। तीसरी रोटी खाने की इच्छा रही तो भी वो देने की भी क्षमता मां की नहीं थी और खाने की उनकी इच्छा नहीं रहती थी। वो ये बच्चा रहते हुए अब्दुल कलाम जी को ये नहीं मालूम था। एक दिन 2 रोटी होने के बाद भी तीसरी रोटी उन्होंने मांग ली कि मां मुझे रोटी चाहिए। मां ने तुरंत रोटी दे दी। रोटी तो उन्होंने खा ली और भोजन होने के बाद बड़े भाई ने उनको चाटा मारा। बोले क्या? बोले तुझे शर्म नहीं आ रही? तूने तीसरी रोटी मांग ली? तो बोले मेरा पेट नहीं भरा। बोले तेरा पेट नहीं भरा पर मां ने उसकी जो 2 रोटी थी उसमें से 1 रोटी तेरे को दी है, तेरे को शर्म नहीं आती? उस दिन अब्दुल कलाम जी ने कहा कि उस दिन से मेरी तीसरी रोटी की भूख खत्म हो गई। ये होती है मां, ये होते हैं मां के संस्कार। किसी भी पूरे विश्व में भारत की पहचान जो है ना, ये परिवार संस्था से, ये परिवार संस्था, यहाँ के संस्कार, और परिवार में केंद्र बिंदु होती है मां। मराठी में एक कवि ने लिखा है, स्वामी तिन्ही जगाचा, तीनों जग का स्वामी आई विना भिकारी। तीनों जग का स्वामी भी अगर उसकी मां नहीं है, उसको मातृत्व का सहारा नहीं है, उसको उस प्रकार का आधार नहीं है, तो वो भिखारी है। ऐसा उसका वर्णन किया है। मोदी जी के चरित्र में भी आता है। एक बार वो जो बच्चे थे और केटली से चाय सर्व कर रहे रेलवे स्टेशन पर, तो पिताजी किटली भर के देते और शाम को उसका हिसाब मांगते। तो एक दिन हिसाब में किटली का जितना हिसाब आना चाहिए उससे हिसाब और वो तालमेल नहीं खा रहा, हिसाब बहुत कम है। क्यों? उस दिन ये बच्चा हुआ जो नरेंद्र भाई, जिन्होंने देशभक्ति संघ की शाखा में सीखी थी, उन्होंने वो जवानों को जो चाय पिलाई, जवानों से पैसा ही नहीं लिया, तो हिसाब कम आना ही था। पिताजी कुछ समझ नहीं रहे थे, उन्होंने वो समझने के बाद ही अरे ये कोई काम का नहीं, बोले इसको हिसाब नहीं आता, और घर जाकर डांटने लगे। तो संभालने वाली हीराबा थी, अरे बोले आप ये तो समझो वो पैसे कोई इधर उधर जुए में थोड़ी खत्म किए है, ये हिसाब में कोई गलती नहीं है। उसने वो जवानों को जो चाय पिलाई, जो लड़ने के लिए बॉर्डर पर जा रहे थे, उसलिए उसका हिसाब कम आया, उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, तुम्हारा हिसाब बाद में देखा जाएगा। ऐसे प्रसंगों से व्यक्तित्व बनता है। मैं बैठे बैठे हिसाब कर रहा था, मोदी जी 25 साल घर में रहे, वो अत्यंत गरीबी में रहे। माताजी ने क्या किया, इनका कैसे होता है इसका वर्णन नहीं कर रहा हूं मैं। संघ में उन्होंने 10 साल बिताए, संघ के वो प्रचारक रहे। उसके बाद बीजेपी में वो 15 साल रहे, बीजेपी के वो संगठन महामंत्री बने। उसके बाद 13 साल वो सीएम बने, और उसके बाद अभी 10 साल वो पीएम है। यह प्रवास ऐसा है, मोदी जी इतनी बात क्यों कर सकते हैं, इसका सवाल जब मैं खुद को पूछता हूं तो उन्होंने गरीबी देखी, उन्होंने संघ से देशभक्ति के पाठ सीखे, संघ के प्रचारक के रूप में जहां जैसा जाएगा वैसा एक्सेप्ट होने की बात उन्होंने देखी। बीच में 1-2 साल वो आश्रम में जाके आ गए, और जंगल में जाके उन्होंने वो हिमाचल की आध्यात्मिक यात्रा भी उन्होंने की। बाद में वो भारतीय जनता पार्टी के रूप में पूरे देश में उन्होंने प्रवास किया, पूरे देश का भ्रमण करके समाज का उनका आकलन हुआ। उसके बाद प्रशासन कैसे चलाना, ये 13 साल में उन्होंने वो गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए वो भी उन्होंने सिद्ध कर दिया, और गुजरात मॉडल की चर्चा पूरे देश में हुई, और आज पूरे विश्व में सर्वाधिक लोकप्रिय नेता के रूप में मोदी जी एक रात में नहीं आते। ऐसे मोदी जी की यह तपस्या है, अलग अलग फेजेस में। इसलिए ये मोदी जी आज हमें देखने को मिलते हैं जो केवल परिवार तक सीमित नहीं है, जो अपनी माता जी को कभी अपने घर पे रहने को नहीं बुलाया,
और माताजी ने कभी अपने बेटे के पास रहने का आग्रह नहीं किया। उनको किसी पत्रकार ने पूछा, आपको गलत नहीं लगता, आप इतने इस प्रकार की अवस्था में रह रही है, आप कभी कभी बीमार होती है तो ऑटो में चली जाती है अस्पताल में, और आपका बेटा देश के लिए आयुष्मान योजना दे रहा है, पूरे देश के सबकी चिंता करता है, और आपको उसका कुछ नहीं। बोले मुझे बिल्कुल नहीं लगता, मैं देख के आई हूं वो कौन से घर में रह रहे, कहां रहे। 4 दिन लाया था मोदी जी ने, पर बोले मैं वहां रही तो उनका देश के लिए जो काम है उसका टाइम कम हो जाएगा, मैं इसलिए वहां रहना नहीं चाहती। देश के ये पहले प्रधानमंत्री है जिनके एक भी ओथ सेरेमनी में घर का एक भी आदमी नहीं आया। तब तक मुझे बताओ, किसी भी कोई भी आदमी अपने जीवन में कुछ करता है तो उसको लगता है कि मेरे रिश्तेदार, मेरे नातेवाईक, मेरे घर के लोग, मेरे मित्र परिवार सबको मालूम होना चाहिए। तो हर लिए एक बैरक खाली रहता था रिश्तेदार, प्रधानमंत्री जी के रिश्तेदारों के लिए। ये पहले प्रधानमंत्री है जब उनको कहा गया कि यहाँ पत्रकार बैठेंगे, या एमएलए बैठेंगे, या जनता बैठेगी, या एम्बेसी के लोग बैठेंगे, यहाँ आपके रिश्तेदार बैठेंगे। पेन निकालकर 1 मिनट में उस पर काट मारी, बोले भाई मेरे रिश्तेदार, पूरा देश मेरा रिश्तेदार है, मेरा एक भी रिश्तेदार नहीं आएगा। ये पहले प्रधानमंत्री है जिनके ओथ सेरेमनी में एक भी रिश्तेदार नहीं आया देश में। ऐसा अपने आप एक रात में होता है क्या? इसलिए इस प्रकार का कर्तृत्ववान व्यक्तित्व चाहिए, और ऐसे व्यक्तित्व पर संस्कार करने वाली हीराबा चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसका संयुक्त संकल्प होने के कारण ही आज इस प्रकार का नेतृत्व हम देखने की स्थिति में है, और हम सबको गर्व है कि ऐसे नेतृत्व में क्या क्या अचीवमेंट्स है, क्या क्या उन्होंने किए, ये सब लोगों के भाषण में हमने सुना है। पुनश्च एक बार जसीम भाई को मैं धन्यवाद देता हूँ कि एक अच्छे कार्यक्रम का उन्होंने आयोजन किया और यहाँ पर हमें इस प्रकार के विचार व्यक्त करने का मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। निश्चित ही जिस तत्व की इस संसार में सार्वकालिक सत्ता रही है वह है शब्द, और माँ एक अपने में संपूर्ण शब्द है। तो यही कया पूरित अम्ब यही तत् काते स्तुति स्तव्य परा परोक्ति। उसको किसी भी प्रकार से व्यक्त नहीं किया जा सकता, लेकिन अपने उदार व्यक्तित्व एवं अपनी करुणामयी प्रतिभा के कारण आदरणीय जसीम मोहम्मद जी ने लगभग भारत की 14 भाषाओं में श्री नरेंद्र मोदी अध्ययन केंद्र द्वारा मान शीर्षक से एक पुस्तक प्रकाशित की है, जो आदरणीय हीराबेन मोदी जी के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर आधारित है, व्यक्तित्व पर आधारित है। तो मंचस्थ सभी गणमान्य सदस्यों से निवेदन है, अतिथियों से निवेदन है कि वो पुस्तक का विमोचन करके आशीर्वाद प्रदान करें। माँ यशोदाबेन निश्चित ही इस संपूर्ण राष्ट्र की एक पारिवारिक सदस्य के रूप में रही है। हीराबेन तो हमारी भारतीय संस्कृति में परंपरा है कि जो श्रद्धांजलि सभा में यदि कोई सदस्य उपस्थित होता है तो उसका सम्मान किया जाता है। तो इसी परंपरा में सबसे निवेदन है कि वो आदरणीय नील कदम खत्री जी से निवेदन है कि वो डॉक्टर आदिश अग्रवाल जी को शॉल भेंट करें। प्रोफेसर दिव्या तंवर जी से निवेदन है कि वो श्रीमती योगिता सिंह जी को शॉल भेंट करें।
प्रोफेसर जसीम मोहम्मद जी से निवेदन है कि वो श्री श्याम जाजू जी को शॉल भेंट करें। श्री रेहाना रहीम जी से निवेदन है कि वो राजेंद्र धर जी को शॉल प्रदान करें। आदरणीय निकट परवीन जी से निवेदन है कि वो श्री केश रानी नीलकदम खत्री जी को शॉल प्रदान करें। श्री चेतन मोहन जोशी जी से निवेदन है कि वो आकर के श्री आदेश जी को नील दमन खत्री जी देंगे। अब अध्यक्षीय भाषण के लिए आज के मुख्य अतिथि डॉक्टर आदिसी अग्रवाल, आप सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। आपसे निवेदन है कि मंच पर आकर के अपने भाव अभिव्यक्त करें। परम आदरणीय श्री श्याम जाजू जी, भाई प्रोफेसर जसीम मोहम्मद जी, बहन योगिता सिंह, भाई नील दमन खत्री जी, प्रोफेसर दिव्या तनवर जी, डॉक्टर ख्वाजा इफ्तार जी, राजेंद्र धर साहब, मिस्टर चेतन मोहन जोशी जी, भाइयों और बहनों, मैं सबसे पहले जसीम साहब का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने आज माँ, जो जोशी जी ने जैसे कहा कि नाम की ज़रूरत नहीं, माँ एक इतना बड़ा शब्द है कि जिस माँ ने मिस्टर नरेंद्र मोदी जी को जन्म दिया हो और ऐसी शख्सियत को दिया हो जिसका मुकाबला कोई करने वाला पैदा ही नहीं हुआ, ना पहले हुआ ना होगा। और जो बात प्रसंग आया कि ये राम जन्मभूमि में प्राण प्रतिष्ठा हो, कुछ हो, ये मोदी जी के हाथ से होना हो, ये कोई भगवान की लिखी हुई बात है। इतने लंबे समय ये राम जन्मभूमि का झगड़ा रहना था क्योंकि मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बने थे और उनके आते ही ऐसे जैसे कृष्ण भगवान का जन्म हुआ, इस तरीके से जन्म हुआ। जो चीज कोई सपने में नहीं सोचता था वो
उस माँ का बच्चे ने करके दिखाया। जो 370 का एब्रोगेशन हुआ, खून की नदियां बह जाएंगी, कत्लेआम हो जाएगा, वहां कुत्ता भी नहीं भौंका। और हिंदुस्तान का कोई भी आदमी, हमारे हिंदुस्तान में इतना भाईचारा जो वर्ल्ड में कहीं नहीं है। प्रोफेसर जसीम भाई देखिए, मुस्लिम हैं, क्यों मोदी जी के लिए ये काम कर रहे हैं? इन्होंने कुछ मांगा नहीं मोदी जी से, चाहत नहीं है। जब मुझे पहली बार मिले तो मैंने कहा, अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मोदी जी कुछ दे देंगे, वो एक्सपेक्ट मत करना। मैंने ईमानदारी से ये बात बोली थी। ये बोले मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं। मेरी जो ड्यूटी है, मैं इंटेलिजेंसिया का, मुस्लिम इंटेलिजेंसिया से मैं बिलोंग करता हूं। हिंदुस्तान का हर मुस्लिम जो है हिंदुओं की जो सही बात है उसके साथ है। कुछ आदमी जो बाहर से प्रेरित है, जो दंगा फसाद करना चाहते हैं, जो दोनों हमारे जो मेन समुदाय हैं हिंदू मुस्लिम, उनमें बंटवारा, उनमें लड़ाई कराना चाहते हैं, वो कुछ दंगा फसाद की बात करते हैं। मैं बार काउंसिल ऑफ इंडिया का एक्टिंग चेयरमैन रहा हूँ, इलेक्टेड वाइस चेयरमैन रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट बार का प्रेसिडेंट हूँ, वाइस प्रेसिडेंट रहा हूँ। कितने मुस्लिम भाई वो सब दिवाली पे ग्रीटिंग करते हैं, और वो आदमी करते हैं जिनको इलेक्शन नहीं लड़ना है। इलेक्शन लड़ने वाले तो ये अपना वोट को कि भाई ये लगे मैं सेकुलर हूँ, जिनको कोई मतलब नहीं है। जिस दिन राम जन्मभूमि का ऑर्डर जजमेंट आया, कई मुस्लिम भाई मेरे वकील मेरे साथ थे। सुप्रीम कोर्ट में सारे वर्ल्ड का टेलीविजन था, मेरे इंटरव्यू हुए, साथ में उसने भी कहा, जो लीडर है हमारे सुप्रीम कोर्ट बार का, कि ये जो जजमेंट है बहुत अच्छा आया है, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छा ऑर्डर पास करा है और कोई सारे मुस्लिम इस जजमेंट को मानेंगे। कई बार हमको जब हम गवर्नमेंट के, मैं एडिशनल एडवोकेट जनरल हूँ 4 स्टेट का, सरकारें कोई डिसीजन कोई ऑफिसर नहीं लेना चाहता। कल को ये कहें कि जी पैसे लेकर ये डिसीजन ले लिया, किसी को फेवर कर दिया, सभी ये कहते हैं कि कचहरी से ऑर्डर करा लाओगे तो हम इम्प्लीमेंट कर देंगे, अदरवाइज हम आपकी बात को मानने वाले नहीं। तो जो मुस्लिम जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, जो चैलेंज कर रहे थे, वो इसलिए कर रहे थे कि उनको समाज में अपने बिरादरी में रहना है। दिल से उनको भी पता था, परंतु खुद छोड़ नहीं सकते। अगर खुद छोड़ दिया तो जो खाना पानी और जो है ना, वो कहते हैं कि समाज से वो निकाल दिए जाएंगे। पर जब कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट अगर फैसला कर देती है तो कोई कहते हैं सिर माथे है। फिर कोई उनको ये नहीं कह सकता कि आपने ठीक तरीके से अपना पक्ष नहीं दिया, आप दूसरी पार्टी के दबाव में आ गए, सरकार के दबाव में, कि सारे हिंदुस्तान के बेस्ट लॉयर्स फ्रॉम मुस्लिम कम्युनिटी एंड हिंदू कम्युनिटी के भी वकील जो हैं, जो अपने ये मस्जिद की तरफ से उन्होंने लड़ाई लड़ी, जो बेस्ट लॉयर थे। तो कहने का मतलब ये है कि ये हिंदुस्तान एक ऐसा देश है कि जहाँ सबसे ज़्यादा हर माइनॉरिटी को के राइट्स के, ह्यूमन राइट्स की प्रोटेक्शन होती है। और वर्ल्ड में कोई ऐसा देश नहीं है, अमेरिका में नहीं है, जहाँ प्रोटेक्शन हो। ये केवल भारत है कि जहाँ पर इस तरीके की, और खासकर मोदी जी के टाइम में, आप ये बता दीजिएगा मोदी जी के टाइम में कितने हिंदुओं ने गड़बड़ करी और कितने मुसलमानों ने करी।
क्योंकि सबको पता है अगर गड़बड़ करेंगे, कानून व्यवस्था को तोड़ने की कोई कोशिश करेगा तो उसको कानून के तरीके से ही सबक सिखा दिया जाएगा। जब सरकारें कमजोर होती हैं तो ये जो बिल होते हैं, बिलों में से सांप निकलते हैं। जब पता होता है कि सरकार मजबूत है, जब ये पता होता है थानेदार यहाँ का बड़ा सख्त आया हुआ है, तो सारे जो मुलजिम होते हैं उस इलाके के, वो थाना का जुरिडिक्शन छोड़ के बाहर चले जाते हैं। जो चीजें हुई, कितना 370 पे सुप्रीम कोर्ट में कितनी बहस चली, परंतु आखिर में सुप्रीम कोर्ट में यूनानिमसली ये डिसीजन आया और सीनियर मोस्ट पांचों जजेज सीनियर मोस्ट थे सुप्रीम कोर्ट में। पांचों ने ये बोला कि जिस तरीके से ये 370 हटाया गया है वो कानूनी तरीका था, इसी तरीके से हटाने का पूरा अधिकार था। और सुप्रीम जब हटाया था तो कुछ नहीं हुआ, जब सुप्रीम कोर्ट का कन्फर्मेशन आ गया तो कुछ नहीं हुआ, सब पीसफुली। अब क्या होता है, जब 370 हटाया तो जब ये मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में डली रिट चैलेंज करा गया, तो जो कुछ ताकतें उनके मन में ये रहा, क्योंकि वकीलों के भी अपनी फीस बनानी होती है कि हम ये क्वेश कराएंगे जो गवर्नमेंट का ऑर्डर है, तो जो वो ताकतें थी फॉरेन के इन्फ्लुएंस में, वो सो दबी हुई जरूर थी परंतु उनमें साहस थे, वो थे। परंतु जिस दिन सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया तो सबके सांस, वो आखिरी सांस जो से आईसीयू में वेंटिलेटर पे थे वो रखे हुए थे, वो मरे हुए थे, परंतु वेंटिलेटर से ताकत से दुनिया को लगता है कि इनमें सांस है, परंतु वो उस दिन तो वो जो डॉक्टरों ने भी आईसीयू में से वेंटिलेटर का वो हटा दिया कि अब इन मरे हुओं को और दिखाना नहीं है वर्ल्ड में कि ये जिंदे हैं, क्योंकि उन्होंने सोचा शायद इस तरीके से कर देंगे तो अपनी फीस, क्योंकि उनको भी पैसे आने बंद हो गए, परंतु जो थोड़े रखे थे, मैं जब जम्मू गया तो वहाँ प्रेस वालों ने पूछा कि जी क्यों ये आप इलेक्शन क्यों नहीं हो रहे असेंबली के। मैंने कहा अभी मरे हैं, अभी 13वीं होगी, 13वीं होने के बाद जब फिर ये जैसे हमारे हरियाणा में बोलते हैं जाट मरा जब माने, जब 13वीं होले, तो जो ऐसी जो फोर्सेज है ये वाली, जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ लेगा, जब तक ये वकील इनको लूट रहे हैं, जो हमारे जो 370 के खिलाफ जिन्होंने जो रिट डाली कि वकीलों की पैसे बन रहे हैं, जब ये बिल्कुल पैसों से लूट लेंगे, क्योंकि इनके भी पैसे जो हैं जो बाहर से आए हुए हैं, तो हमारे वकीलों में लग जाएं तो अच्छा है। वो पैसा यूटिलिटी में वो गलत तरीके में नहीं जा रहा, होना वही जो कानून है, हिंदुस्तान के कानून। हमारे पास जब सरकार चलती है बेस्ट लॉयर्स, सेक्रेटरीज टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। हाँ, कहाँ जाओगे? माँ के बारे में तो बता दिया, माँ के बारे में तो अपना घर जाके पढ़ना, और कोई रोका नहीं है। घर जाना है तुम्हें, कहाँ जाना है? हाँ, तो सोनीपत में पता कहाँ से आया हूँ? रोहतक से आया हूँ। हाँ, आप माँ के बारे में और ज्यादा नहीं पता करना, वो बता दिया हमारे उपाध्यक्ष साहब ने। तुमने सुना नहीं क्या है? ये हरियाणा के आदमी, रोहतक जिले के, ये ऐसे ही होते हैं। ये कह कर ना खेल लेंगे ना खेलन देंगे, खुद तो बोल नहीं सकते हैं, ये बात बोलेंगे। ये रोहतक जिले की तुम्हारा दुख वो नहीं है, तुम्हारे बीज का फर्क है यो, है ना? मान के कौन सा गांव है तुम्हारा? नाम भी नहीं पता है? ऐसे हैं ये रोहतक के। किसी ने मेरे से पूछा, मैंने एक में हम जा रहे थे
तो मैंने एक से पूछा कि इससे बताओ कि ये फलानी जगह ये कौन, बोले आदिश। उसने जब मेरे साथ जो तुम भी इतने बेवकूफ़ हो, तुम उस आदमी से पूछ रहे जिसको खुद नहीं पता कि इसको कहाँ जाना है। तो ये जो है ये मोदी जी, माँ के बारे में तो सबको पता है, और वो हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट साहब ने श्याम जाजू जी ने ऐसी बात बताई है, और ऐसे ज़्यादा पता ना करना, ज़्यादा पता करना भी गड़बड़ हो जाती है हेल्थ के लिए। तो ये जो मोदी जी ने जो काम किए, ये ऐसे काम किए कोई और कर नहीं सकता, किसी के सपने में नहीं आते। और ये तब आती हैं ये सोच जब आदमी गांव गांव घूमता है। ये आरएसएस प्रचारक को ही नॉलेज होती है दुख सुख की, और किसी को नहीं होती। जो एसी एयर कंडीशन कमरे में बैठ के, या कुछ हमारे किसान जैसे ये भाई साहब अपना एसी में बैठने लगे हैं, ये जो गांव गांव में घर में रोटी किसी के जाके खाता है, तो उसको उनके परिवार के बारे में, दुख सुख के बारे में, ये मोदी जी को पता था कि कैसे मुस्लिम महिलाएं के साथ डिफरेंशिएट हो रहा है, कैसे वो दुखी, कैसे उन मुस्लिम महिलाओं की बद्दुआ हिंदू महिलाओं के लिए लग रही हैं, क्योंकि हिंदू महिलाओं के साथ तो उनका प्रोटेक्शन है उनके पास। वो जाके कई लाख रुपए अपना मेंटेनेंस के और पूरा डाइवोर्स करने के पैसे मिलते हैं। एक महिला मुस्लिम उस साथ के मकान में उसके बच्चे लेके खाने के उसके पास पैसे नहीं होते। ये मोदी जी ने जो ये जो चीज़ करी है, ये वे वाली चीज़ है जो समाज कभी भी उनके कार्यों को जो एक रूप रंग बदल दिया है देश का, समाज का, वो मोदी जी ने बदला है। और ऐसी माँ ने उनको जन्म दिया है। आज हम उसको श्रद्धांजलि पेश करते हैं। धन्यवाद। सिर्फ 2 मिनट और सुनना है। नहीं जान दो, क्यों बिठा? नहीं सर, ये जब तक कुछ खाए भी ना, नहीं या मैं पता होगा रोहतक के आदमी कैसे। आज इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर आदिश सिंह अग्रवाल जी, हमारे आदरणीय श्री श्याम जाजू जी, श्रीमती योगिता सिंह जी, हमारे बड़े भाई नीलदमन खत्री जी, हमारी बहन केश रानी जी, डॉक्टर धर, डॉक्टर राम, और तमाम लोग एक वक्त से, क्योंकि मेरे ख़्याल से पहला कार्यक्रम है जो थोड़ा लेट शुरू हुआ, और तैयारी भी इसकी 2-3 दिन के अंदर से के दरमियानी हुई। और जो पंजाब से आप तशरीफ़ लाए चेतन जी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। राम मंदिर की बात छिड़ी है तो मैं बस 30 सेकंड में इसमें बात खत्म हुआ। श्री राम मंदिर के सिलसिले में जो भी सर ने कहा अभी कि सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया, मेरा मानना है कि सुप्रीम कोर्ट ने न्याय किया। और क्योंकि सुप्रीम न्यायालय का काम निर्णय देना नहीं है, न्याय करना है। और भारत के मुसलमानों को जब ये निर्णय आया सर, मैं उस वक्त सहारा न्यूज़ नेटवर्क का ग्रुप एडिटर था इंडिया का, तो उससे पहले में हम लोगों की ब्रीफिंग होती थी, कुछ संघ के कुछ लोगों के साथ भी होती थी, मुस्लिम जो बड़े बड़े तंजीम हैं उनके साथ भी होती थी, मीटिंग होती थी। हमारी एक मीटिंग हुई जिसमें आदरणीय रामलाल जी थे वहाँ बैठे, इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर में, बहुत सारे बड़े तंजीम उसमें जुड़ी हुई थे। निर्णय कि कोई किसी आम, आपने देखा अभी तक जितने भी प्रोग्राम्स के चल रहे होंगे और प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम चल रहा है, हाँ ये तो है कि बहुत सारी चीज़ें खुल के लोग नहीं कह रहे हैं, लेकिन भारत के 14%, 15%, 20% मुसलमानों को कोई दिक्कत नहीं है। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ ये आपसे कह रहा हूँ कि जब आप लोगों से मिलते हैं, लोगों के बीच में रहते हैं, देखिए कुछ चंद पॉलिटिशियन हैं जो एक भय जो है, इस मुसलमान भी मानते हैं कि जो होता है वो ईश्वर के
जो चाहता है ईश्वर वही होता है, अल्लाह जो चाहता है वही हुआ है। और इस पूरे न्याय से पहले सारी मुस्लिम तंजीम, तकरीबन मैं 11-12 बड़े तंजीम हैं भारत में सर, उन ऑर्गेनाइजेशन से मेरी पर्सनल बात हुई थी। सो ग्रुप एडिटर था, तो जिससे बात करूं तो वही बात करना चाह रहा था। तो उनका ये था कि जो न्याय करेगा न्यायालय उस पर यह है। और मैं आपको यकीन के साथ दिलाऊं कि ये खुशी है। मैं धीरे धीरे लोगों के साथ जुड़ा हूँ, लोगों से मिलता हूँ। संघ जो है, मैं भी बहुत से नहीं जानता हूँ, लेकिन संघ जो है वो जीवन जीने का पद्धति है। अगर संघ को आप बहुत करीब से जानें, संघ के लोगों से मिलें और लोगों को थोड़ा सा बैठेंगे आप 2 दिन चाहे, तो मुझे हमेशा ये ख्याल रहता है कि संघ जो है वो एक जीवन जीने का तरीका है, एक शैली है। आप जब संघ के साथ, देखिए आज के पॉलिटिकल है, ऑपोजिशन पार्टी फ़ौरन संघ का नाम लेती है। संघ को के पास जाना या संघ को समझने में आपको वक्त लगेगा, 40 साल 50 साल लगेंगे, हम नहीं करीब जा पाए हैं। लेकिन वो जीवन जीने का एक शैली है। और 22 जनवरी को आप सबको शुभकामनाएं, पूरे वर्ल्ड को शुभकामनाएं कि राम प्रतिष्ठा बहुत बहुत। इसके बाद मैं रिक्वेस्ट है, प्रसाद है हम लेके आए हैं, सब लोग प्रसाद लेके जाएं। और जिन्हें फोटोग्राफर भी हैं, जिन्हें माला पुष्प अर्पित करनी है माता जी के इसमें, उसके बाद नाश्ता आपके साथ। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब तशरीफ लाएं। आप सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद।